गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। लास्ट टाइम हम लोग प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन और एक्सक्लूजन्स को डिस्कस कर रहे थे लास्ट लेक्चर में, और उनके एप्लीकेशंस को डिस्कस किया था। आज हम उसी लेक्चर को कंटिन्यू कर रहे हैं, और इस लेक्चर में हम लोग जो है रिलेशंस के बारे में डिस्कस करना चाहेंगे, और उनकी क्या क्या पॉसिबिलिटी होती है, कैसे कैसे रिलेशन हो सकते हैं, और उनकी क्या क्या काउंटिंग हो सकती है। इन चीज़ों के ऊपर हम एक थोड़ा सा ओवरव्यू लेने की आज कोशिश करेंगे। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं अपने काम को, आज के काम को। तो बात करते हैं रिलेशन की। तो रिलेशन से पहले एक चीज हमें डिस्कस करनी होती है, उसका नाम होता है कार्टिजन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स। दो सेट्स का कार्टिजन प्रोडक्ट कैसे करते हैं। जनरली हम जो मल्टीप्लिकेशन करते हैं वो ए इंटू बी कर देते हैं, लेकिन यहाँ जो बात हो रही है वो सेट्स के प्रोडक्ट की बात हो रही है। ठीक है ना, दो सेट्स का प्रोडक्ट कैसे की जाए, उनके एलिमेंट्स की मल्टीप्लाई कैसे की जाए। तो उसके लिए एक तरीका है, उसका नाम है कार्टिजन प्रोडक्ट। ठीक है ना, तो इसमें क्या होता है, कार्टिजन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स, है ना, ऑफ टू सेट्स। तो सपोज दैट वी हैव टू नॉन एम्प्टी सेट्स ए एंड बी। ठीक है, तो सपोज ए एंड बी आर टू नॉन एम्प्टी सेट्स। सही है, then their Cartesian product, then their Cartesian product is denoted by A cross B and defined as A cross B is equal to the ordered pair AB. That means the positions of A and B are fixed. मतलब ये नहीं है कि A को B और B को A बना दे बाद में, नहीं। A अपने पोजीशन पे फिक्स है, B अपनी पोजीशन पे फिक्स हम मान के चल रहे हैं, such that A is the member of A and B is the member of B. Like this, we define the Cartesian product of A and B. ठीक है, तो दिस इज आवर ऑर्डर्ड पेयर। ठीक है, सो फॉर एन एग्जाम्पल, एकदम सिंपल है, आप 11th क्लास में वैसे तो पढ़कर आए होंगे, बहुत इजी ही रहता है ये, फिर भी हम इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू डिस्कस करना चाहेंगे। तो ए के पास जो है एलिमेंट वो 1 2 है, और बी के पास जो एलिमेंट है वो ए बी है। ठीक, देन व्हाट कैन बी से, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू, तो सबसे पहले क्या करेंगे, 1 की पेयरिंग ए के साथ, 1 की पेयरिंग बी के साथ, फिर 2 की पेयरिंग ए के साथ और 2 की पेयरिंग बी के साथ, इस तरीके से इनकी पेयरिंग बना लेंगे। तो ऑर्डर्ड पेयर 1 ए 1 बी एंड 2 ए 2 बी। तो दिस इज द प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी सेट्स। सिमिलरली वी कैन फाइंड ऑल्सो ए क्रॉस बी एज, उल्टा पेयरिंग करेंगे, है ना। तो A1 A2, सही है, B1 एंड B2, like this we define A क्रॉस B एंड B क्रॉस A। तो एक और बात है छोटी सी, इक्वलिटी ऑफ टू टू टपल्स, है ना, इक्वलिटी ऑफ टपल्स। सो वी से दैट x1 y1 equals to x2 y2 if and only if x1 is equal to x2 and y1 is equal to y2। दो टपल आपस में तभी सेम होंगे, इक्वल होंगे, जब पहला टपल दूसरे टपल के बराबर हो, दूसरा टपल मतलब पहली पोजीशन दूसरी साइड की पहली पोजीशन के बराबर, और दूसरी इधर की ये वाली पोजीशन उस साइड की उस वाली पोजीशन के बराबर होनी चाहिए। इस तरीके से इक्वलिटी ऑफ टपल्स मानी जाती है ना। तो अगर ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए में देखा जाए, तो क्या ये दोनों एलिमेंट्स जो हैं, ये दोनों एलिमेंट क्या ये इक्वल हैं? दे आर नॉट इक्वल। बाय? बिकॉज
इफ दे आर इक्वल देन ए इज इक्वल टू 1 मस्ट बी होल्ड्स, ए को 1 बनना पड़ेगा इक्वल होने के लिए, बट देर इज नो गारंटी कि ए और 1 आर इक्वल, तो दे मे और मे नॉट बी इक्वल। ठीक, तो जनरली ओवरऑल कंक्लूजन यही है कि इन जनरल आमतौर पर देखा गया है, ऐसा है ना, ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल्स टू बी क्रॉस ए, सही है। तो ये वाली बात हमेशा देखी गई है, पहली बात। दूसरी बात, इफ कार्डिनलिटी ऑफ ए की n है और कार्डिनलिटी ऑफ बी की m है, देन कार्डिनलिटी ऑफ ए क्रॉस बी बराबर होगी बी क्रॉस ए के, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो ए और बी के पास n एलिमेंट है और बी के पास m एलिमेंट है, तो a इंटू बी के पास कितने एलिमेंट होंगे, mn एलिमेंट होंगे। ऐसे ही सेम b इंटू ए के पास कितने होंगे, बी क्रॉस ए के पास, उसके पास भी mn एलिमेंट होंगे, तो दोनों की कार्डिनलिटी सेम होगी, बट दे मे और मे नॉट बी इक्वल, बट एलिमेंट्स की जो काउंटिंग है वो सेम है, 1 2 3 4, 1 2 3 4। ठीक, तो ये वाली बात हमेशा सही रहने वाली है, ठीक है। सो नाउ, तो ये तो बात रही इनके प्रोडक्ट की, है ना। तो क्वेश्चन इज दैट इफ ए हैव m एलिमेंट एंड b हैव n एलिमेंट एंड आल्सो इंटरसेक्शन हैविंग p एलिमेंट, तो व्हाट इज द क्वेश्चन? क्वेश्चन इज दैट if a having m element and b having n element and intersection having p element, ठीक है, then what can we say about the cardinality of, then cardinality of a cross b minus b cross a, so what can we say about the cardinality of a cross b minus b cross a? ये एक बार नेट के पेपर में आ चुकी है, सही है। वैसे तो बेसिक ही है एकदम, कोई सोचने वाली बात नहीं है। सिंस a and b have p elements as a common element, that means p is the member of a as well as p is the member of b, yes or no? p ही एलिमेंट a के पास होंगे और p ही एलिमेंट b के पास होंगे, देन हाउ मेनी कॉमन एलिमेंट a क्रॉस b है, तो a क्रॉस b और b क्रॉस a के पास कितने एलिमेंट होंगे, p स्क्वायर एलिमेंट होंगे वैसे तो, है ना। तो क्या कहना चाहते हैं हम ये कहना चाहते हैं कि हाउ टू फाइंड हाउ मेनी एलिमेंट्स आर कॉमन इन ए क्रॉस बी एंड बी क्रॉस ए। तो ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए के पास कितने कॉमन एलिमेंट हैं, ए और बी के पास तो पी हैं, उनके कार्टेशियन प्रोडक्ट्स के पास कितने एलिमेंट कॉमन होंगे सेपरेटली, है ना। सो सपोज एक्स वाई इज द कॉमन एलिमेंट ऑफ ए क्रॉस बी as well as b cross a, yes or no? That means what, xy is the member of a cross b as well as b cross a, so this implies xy is the member of a cross b as well as xy is the member of b cross a, okay. Since x and y both have, sorry, since a and b both have p elements common, तो इसके पास भी p एलिमेंट, इसके पास भी p एलिमेंट, तो दोनों के पास कॉमन कितने एलिमेंट, p स्क्वायर एलिमेंट होंगे यहाँ, यस और नो? इनके पास कितनी चॉइस कॉमन हो गई, आप a क्रॉस b निकाल लीजिए, तो ऐसे करके निकाल लीजिए, ठीक है, 1 2 3 और b इज इक्वल टू 2 3 4, आप a क्रॉस b निकालिए, सही है। यहीं से आइडिया पता चल जाएगा कि यहाँ पर पी स्क्वायर एलिमेंट कैसे कॉमन आ रहे हैं, क्योंकि पी इसके एलिमेंट और पी ही इसके, बोथ आर इंडिपेंडेंट फ्रॉम ईच अदर, तो टोटल कॉमन एलिमेंट्स आर पी स्क्वायर, वहां से हम पी स्क्वायर लिखना है डायरेक्ट, तो आप निकालिए, तो एलिमेंट क्या आएंगे,
1 2 1 3 1 4, ठीक है, 2 2 2 3 2 4 और 3 2 3 3 और 3 4, ठीक। ऐसे ही आप बी क्रॉस ए निकालिए, तो बी क्रॉस ए जब निकालने जाएंगे तो कितना आएगा, उल्टा लिखेंगे, 2 1 2 2 2 3 3 1 3 2 3 3 4 1 4 2 और 4, ये आ गया। देखो कॉमन एलिमेंट कौन कौन है, देखो एक तो आपके पास 2 2 और 2 2 कॉमन है, सही है, 2 3 2 3 कॉमन है, सही है, 3 3 3 3 कॉमन है, और एक एलिमेंट और होगा कॉमन, वो कौन है देखो, 3 4 और 4 3, कितने हो गए, 3 3 तो यहाँ हो गए, एक एलिमेंट और कौन सा है, 2 1 1 3 3 2 और 3 2, ये चार एलिमेंट हमारे क्या हैं, दोनों में कॉमन एलिमेंट है। तो आपने ए और बी दोनों के पास कितने कॉमन एलिमेंट लिए, पी एलिमेंट कॉमन लिए, है ना। तो ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए के पास कितने एलिमेंट कॉमन जा रहे हैं, पी स्क्वायर एलिमेंट कॉमन जा रहे हैं, है ना। सो ओवरऑल वी कैन से दैट व्हाट, सो नाउ बैक ऑन द क्वेश्चन, तो इनके पास कितने एलिमेंट कॉमन होंगे, तो टोटल एलिमेंट्स कॉमन आर पी स्क्वायर एलिमेंट, दोनों के पास कॉमन एलिमेंट होंगे। सो क्वेश्चन इज सेइंग व्हाट, कि व्हाट इज द कार्डिनलिटी ऑफ ए क्रॉस बी एंड बी क्रॉस ए, माइनस डिफरेंस में, है ना। तो asking for the cardinality of A cross B intersection minus B cross A, ठीक है ना। So what can we say here, we can say A cross B minus what, इंटरसेक्शन की कार्डिनलिटी, जैसे डिफरेंस ऑफ सेट्स लिखा था बिल्कुल उसी तरीके से। तो आप ऐसे कर लीजिए, देखो जनरली A क्रॉस B माइनस B क्रॉस A कितना होगा, बताइए। तो आप जनरली ऐसे तो लिखेंगे सेट्स फॉर्म में, ए क्रॉस बी माइनस ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन कितना, बी क्रॉस ए, तो उनके कॉमन एलिमेंट तो लेस करते थे, इंटरसेक्शन तो लेस किया है आपने। तो ए क्रॉस बी की कार्डिनलिटी कितनी है, वो तो एम एन होगी, कॉमन एलिमेंट कितने हैं दोनों के पास, पी स्क्वायर। तो फाइनली वी कैन से दैट कार्डिनलिटी ऑफ ए क्रॉस बी माइनस बी क्रॉस ए जो रहने वाली है वो कितनी रहने वाली है फिर, एम एन माइनस पी स्क्वायर। इस तरीके से आप इसको निकाल सकते हैं, ठीक है ना, क्लियर है बात, आगे बढ़ा जाए। तो ये तो बात रही कार्टेशियन प्रोडक्ट की, है ना। अब चलते हैं रिलेशन की तरफ। रिलेशन बहुत ही अच्छी चीज है, रिलेशन, सेट ऑन सेट ए टू सेट बी, हम अभी सेट ए से सेट बी पे डिफाइन कर रहे हैं, जनरली जनरल रिलेशन डिफाइन कर रहे हैं। तो डेफिनेशन ऑफ रिलेशन सेज दैट एनी रिलेशन आर, एनी रिलेशन आर इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, तो एनी रिलेशन आर इज द सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, ये इतनी जनरल डेफिनेशन है केवल और केवल रिलेशन की। तो यानी कि कहने का मतलब है दैट मींस आर इज द सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, तो रिलेशन कुछ नहीं है, कार्टेशियन प्रोडक्ट का ही पार्ट है, सही है, क्योंकि उसका ही सबसेट है। तो यानी कि तो इतना तो तय हो गया है कि जो भी काम होगा वो ए क्रॉस बी के सबसेट्स के ऊपर होने वाला है ना, क्योंकि आपने बोल दिया कि आर इज द सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, तो आप ए क्रॉस बी के सबसेट बनाना शुरू कीजिए, सही है,
ठीक, तो हाउ मेनी सबसेट्स ऑफ ए क्रॉस बी है, तो इफ कार्डिनलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू एम, कार्डिनलिटी ऑफ बी इज इक्वल टू एन, देन कार्डिनलिटी ऑफ ए क्रॉस बी कितनी हो जाएगी, एम एन। इतनी बात तो क्लियर है। देन नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए क्रॉस बी आर इज व्हाट, 2 की पावर एम एन। तो इतने सबसेट्स हमारे बनेंगे ए क्रॉस बी के। तो आर इज द, तो इतने जो एलिमेंट बने हैं 2 की पावर एम एन एलिमेंट, तो आर इनमें से कोई एक एलिमेंट होगा। 2 एलिमेंट भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, ठीक है, सारे भी हो सकते हैं, कोई भी नहीं हो सकता। तो आर इज द सबसेट्स ऑफ द ए क्रॉस बी। तो ये बात हुई किसके ऊपर, रिलेशन ऑन सेट ए टू सेट बी। सही है। नाउ क्वेश्चन इज सेइंग दैट हाउ मेनी रिलेशंस आर देयर, हाउ मेनी relations are there on A is equal to दिया है 1 2 3 4 एंड B is equal to दिया है A B C। सही है। which contains one A but does not contains 3B। तो हाउ मेनी सबसेट्स आर देयर, या कह सकते हैं हाउ मेनी रिलेशंस आर देयर ऑन सेट ए टू सेट बी, ठीक है, विच ऑलवेज कंटेन्स 1A बट नॉट कंटेन 3B। तो बहुत वेरी सिंपल क्वेश्चन है एकदम। ऑप्शन ले लीजिए इसके, 2 की पावर 10, 2 की पावर 11, 2 की पावर 12 और नन। ठीक है। तो अगर यहां से बात करी जाए तो किस तरीके से, तो सिंस ए हैव हाउ मेनी एलिमेंट, ए हैव 4 एलिमेंट एंड बी हैव 3 एलिमेंट, तो टोटल एलिमेंट्स ऑफ ए क्रॉस बी आर हाउ मेनी एलिमेंट्स, 12 एलिमेंट्स ए क्रॉस बी हैव, yes or no। so we can say any relation contains 1A and do not contains 3B। तो आप A क्रॉस B के एलिमेंट बना लीजिए, तो उसमें कहीं ना कहीं तो 1A भी आया होगा और 3B भी आया होगा। बाकी के रिमेनिंग कितने एलिमेंट, 12 एलिमेंट होंगे, है ना। तो 12 एलिमेंट कैसे दिखते होंगे, 1 2 3 4 5 6। सही है। ये 12 एलिमेंट हो गए। तो इनमें से एक एलिमेंट डेफिनेटली क्या होगा, 1A होगा। मान लो ये एलिमेंट है 1A, ठीक है, और मान लो ये एलिमेंट है 3B, किसमें, ए क्रॉस बी में। तो इसके बारे में बोला गया है कि भाई तुमको तो आना ही आना है हमेशा और तुमको नहीं आना है हमेशा। तो इनके पास कितनी चॉइस है, इसके पास तो एक ही चॉइस है, इसको आना ही आना है। इसके पास कितनी चॉइस है, इसके पास भी एक ही चॉइस है कि तुमको नहीं आना है। बाकी के रिमेनिंग सबके पास दो दो चॉइस है, तो तुम आओ या मत आओ रिलेशन में, हमें क्या फर्क है। तो हाउ मेनी टोटल चॉइस आर देयर, तो कितने प्लेस रह गए फ्री, 10 प्लेस हैविंग 2 चॉइसेस। तो फाइनल आंसर इज 2 की पावर 10। क्लियर एकदम। तो इस तरीके से रिलेशन का काम होता है सेट ए टू सेट बी। ठीक। सो नाउ वी आर मूविंग ऑन द रिलेशन ऑन सेट ए, दैट मीन्स
सेट ए टू सेट ए ही डिफाइन करेंगे, है ना। तो इस बार जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा सेट ए का, सेट ए के साथ ही होने वाला है, ठीक है। तो रिलेशन ऑन सेट ए, डेफिनेशन वही है, एनी रिलेशन आर इज द सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए, ठीक है। एनी रिलेशन आर ऑन सेट ए इज सबसेट ऑफ किसका रहेगा, ए क्रॉस ए का ही सबसेट रहने वाला है, ठीक। तो जनरली अगर बात करी जाए तो ए क्रॉस ए के एलिमेंट दिखेंगे कैसे, हम उसको एक मैट्रिक्स फॉर्म में लिख ले रहे हैं, ठीक है। तो मैं जनरली ए क्रॉस ए को एक मैट्रिक्स फॉर्म में लिख ले रहा हूं। मान लो ए हैविंग एन एलिमेंट, ए के पास ये एन एलिमेंट है, ए वन, ए टू, एन एलिमेंट माने कितने माने, कम ले लेते हैं तो ज्यादा सही रहेगा, तीन ले लेते हैं चलो, बाकी तीन से ही हम एनालिसिस कर लेंगे, या चार, चार ले लेते हैं, बाकी इसी से काम चल जाएगा, ठीक है ना, चार से ही। हालांकि काम तो तीन से भी चल जाएगा, लेकिन चार ले लिए, चार कर लेते हैं। तो इनके एलिमेंट्स ऐसे दिखते होंगे, ए वन ए वन, ए वन ए टू, ए वन ए थ्री, और ए वन ए फोर। नेक्स्ट वन में क्या दिखता होगा, ए टू ए वन, ए टू ए टू, ए टू ए थ्री, ए टू ए फोर, सही है। ऐसे ही आप ए थ्री ए वन, और ए थ्री ए टू, ए थ्री ए थ्री, ए थ्री ए फोर, और बना लीजिए ए फोर ए वन, ए फोर ए टू, ए फोर ए थ्री, एंड ए फोर ए फोर। इस तरीके से आप ए क्रॉस ए के एलिमेंट कंसीडर कर लीजिए, रहेंगे तो ए क्रॉस ए के ही एलिमेंट, बस लिखने का तरीका मैंने थोड़ा सा क्या कर दिया, डिफरेंट कर दिया इसमें, ठीक है ना। तो यहां से हम इसी मैट्रिक्स के बेस पर हम सारी चीजें अपनी क्या बना लेंगे, जितने भी रिलेशन डिस्कस करेंगे सब इसी मैट्रिक्स से डिस्कस करेंगे, और इसी से ही उनकी काउंटिंग भी निकाल देंगे, इसलिए ये मैट्रिक्स हमने बनाई है, ठीक। देन हाउ मेनी रिलेशंस ऑन सेट ए आर, सो वी कैन से दैट टोटल नंबर ऑफ रिलेशन ऑन ए, ठीक है। तो हम कह रहे हैं कि इफ ए हैव एन एलिमेंट, सही है, देन हाउ मेनी रिलेशंस ऑन ए आर देयर, ठीक। तो क्या कह रहे हैं, इफ set A having an element, then total number of relations on set A R जो होंगे वो कितने होंगे, 2 की पावर n क्रॉस n, मतलब 2 की पावर n स्क्वायर। इतने रिलेशन हमारे सेट ए के ऊपर बनेंगे अब, ठीक है ना। तो यहां से हम बाकी का काम, जो हमारा मेन काम है रिलेशन का, शुरू होता है, ठीक है ना। तो इनको कराने का पर्पस यही है कि भाई देखो सेट पार्ट ए में क्वेश्चन आ गया तो हम कराएं, ठीक। आज से पहले फंक्शंस की काउंटिंग में इनको पूछा गया है, पार्ट बी में आते थे क्वेश्चन पहले, ठीक है ना। तो पेपर बनाने वाले के मूड के ऊपर डिपेंड करता है वो क्या पूछ दे, बेसिक ऐसा पूछ देगा जो पता ही ना हो, और हम प्रैक्टिस कर रहे हैं कि इसकी हार्ड क्वेश्चन की करके भी आ जाएंगे हार्ड क्वेश्चन, लेकिन बेसिक क्वेश्चन हमसे नहीं बनेगा वहां जाके फिर, ठीक है। जैसे कि कल एक क्वेश्चन डिस्कस करा था, 2 की पावर 80 इंटू 2 की पावर 10 माइनस 1 का स्क्वायर, वो एकदम बेसिक क्वेश्चन है, लेकिन अच्छे अच्छे स्टूडेंट्स से नहीं हुआ होगा वो भी क्वेश्चन, सही है ना। तो बात करते हैं आगे,
टाइप्स ऑफ रिलेशन ऑन सेट ए, ठीक है ना। टाइप्स ऑफ रिलेशंस ऑन सेट ए, ठीक। उसमें जो सबसे पहला टाइप है वो है अपना आइडेंटिटी रिलेशन। आइडेंटिटी रिलेशन है ना। बात आइडेंटिटी की डेफिनेशन, अ रिलेशन आर ऑन सेट ए इज कॉल्ड आइडेंटिटी इफ अ रिलेशन आर ऑन सेट ए इज कॉल्ड आइडेंटिटी या इज कॉल्ड एन आइडेंटिटी रिलेशन। तो ज्यादा इंग्लिश का प्रोनाउंसिएशन नहीं देखना है, ठीक है ना, ग्रामर। इज कॉल्ड आइडेंटिटी रिलेशन इफ, क्या कंडीशन लगाई जाए, आर इज गिवन बाय ए such that A belongs to A, ठीक। दैट मीन्स या ऐसे भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं इसको, ऐसे करके लिख सकते हैं, फॉर ऑल ए बिलोंगिंग्स टू ए। आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक। आप इस चीज को पढ़िए बहुत अच्छे से कि आर के पास केवल और केवल ए टाइप के ही एलिमेंट होने चाहिए फॉर ऑल ए, ठीक। फॉर ऑल ए, यानी कि कहने का मतलब है, अगर मैं पीछे वाली मैट्रिक्स पे वापस आऊं तो आर के पास केवल और केवल ये डायगोनल लाइन वाली एलिमेंट ही होने चाहिए, और सब होने चाहिए डायगोनल पे जितने हैं। अगर इनमें से एक भी गायब हो गया तो आइडेंटिटी रिलेशन खत्म। इनके अलावा, डायगोनल लाइन के अलावा और कोई एलिमेंट आ गया तब भी आइडेंटिटी खत्म। तो आइडेंटिटी के लिए केवल और केवल, अगर ए के पास ये चार एलिमेंट हैं तो केवल और केवल ये चारों एलिमेंट ही प्रेजेंट होने चाहिए, ठीक। देन वी कैन से दैट हाउ मेनी आइडेंटिटी रिलेशन ऑन अ सेट ए आर देयर। तो सेट ए के पास कितने आइडेंटिटी एलिमेंट, सॉरी, रिलेशन होंगे। तो वी कैन से दैट इफ set A have an element, then number of identity relation on set A is 1। 1 होगा, वो भी कैसा होगा, एकदम यूनिक होगा, एकदम यूनिक। एक ही रिलेशन होगा आइडेंटिटी रिलेशन, और वो भी कौन सा होगा, ऑल डायगोनल एलिमेंट जो हमने बनाए हैं मैट्रिक्स के ऊपर। तो यानी कि कौन से एलिमेंट आएंगे जिनके दोनों टपल सेम रहते हों, ना एक कम ना एक ज्यादा, एग्जैक्टली एन एलिमेंट होंगे उसके पास, ठीक है। इतनी बात क्लियर है। अगला जो रिलेशन है उसका नाम है रिफ्लेक्सिव रिलेशन। क्या है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। अ रिलेशन आर ऑन सेट ए इज कॉल्ड रिफ्लेक्सिव इफ इट सेटिस्फाई द फॉलोइंग कंडीशन। और वो क्या कंडीशन होती है हमारी, वो हम डिस्कस करने जा रहे हैं, ठीक है ना। सी, बहुत आसान है वैसे तो एकदम। अ रिलेशन आर ऑन सेट ए इज कॉल्ड रिफ्लेक्सिव इफ। जो आपने आइडेंटिटी की डेफिनेशन लिखी है इसको उलट दो। कैसे उलटना है, इसको पहले लिख दो, इसको बाद में लिख दो। इफ
for all A belongings to A, implying that AA must belongings to R। तो कहने का मतलब यही है कि भाई अगर मैट्रिक्स की बात करी जाए, फिर से मैट्रिक्स के ऊपर लिया जाए, तो कहने का मतलब यह है कि भाई आप लोगों को तो आना ही आना है, ठीक, इन लोगों को तो आना ही आना है रिफ्लेक्सिव के लिए, लेकिन इनके अलावा जो रिमेनिंग एलिमेंट है ये ठीक है ना, ये बाकी जो मैंने डॉट लगाए हैं ये रिमेनिंग एलिमेंट, दैट मीन्स नॉन डायगोनल एंट्रीज कैन बी ऑल्सो प्रेजेंट। इनके पास भी चॉइस है, अब आप आ सकते हैं नहीं भी आ सकते हैं, लेकिन कम से कम इनको तो आना पड़ेगा। तो उन रिफ्लेक्सिव की मिनिमम रिक्वायरमेंट यही है, फॉर ऑल ए बिलोंगिंग्स टू ए के सभी अवयवों के लिए ए मस्ट बिलोंगिंग्स टू आर, ए का आर के पास होना अति आवश्यक है, यानी कि डायगोनल एंट्री को तो आना ही पड़ेगा। उनके अलावा जो बच गई, आप आओ या मत आओ, हम पे क्या फर्क है, उन्हें कोई फर्क नहीं है। तो अगर एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल आप इस तरीके से दे सकते हैं, क्वेश्चन के फॉर्म में आप एग्जाम्पल दे सकते हैं कि इफ ए इज इक्वल टू, दिया है ए बी सी, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर रिफ्लेक्सिव रिलेशन ऑन ए। ठीक, तो आप ऐसे करके बना लीजिए 1 1, ठीक, दूसरा एग्जाम्पल 1 1 2 2, तीसरा एग्जाम्पल 1 1 2 2 3 3, ठीक है। चौथा एग्जाम्पल आप ऐसा ले लीजिए 1 1 2 2 3 3 1 3 2 3, सही है। ले ए बी सी लिखे हैं, यहाँ पे 1 2 3 लिख दिए, तो इनको बना दीजिए 1 2 3, सही है, उससे कोई फर्क नहीं, सिंबल ही तो है। चौथा एग्जाम्पल हो गया। पांचवा ले लीजिए आप 1 1 2 2 2 3 2 2 3 1, ठीक, इनसे ही डिस्कस कर लेंगे, इसी से ही समझ में आ जाएगा कौन रिफ्लेक्सिव है कौन नहीं है। अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन फॉर ऑल ए बिलोंगिंग्स टू ए मस्ट बिलोंगिंग्स टू आर, तो कम से कम डायगोनल एंट्री तो हमेशा आनी चाहिए। तो डायगोनल एंट्री दिखती होंगी कैसी, इनके दोनों टपल सेम होते हो, तो इनके दोनों टपल 1 1 2 2 3 3, इनका तो आना है ही है। तो व्हाट कैन बी से अबाउट द फर्स्ट ऑप्शन, तो यहाँ पे 1 1 तो आया, 2 2 और 3 3 गायब, तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। यहाँ 1 1 आया, 2 2 आया, 3 3 गायब, तो ये भी रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। ठीक, यहां तीनों प्रेजेंट है, इनके अलावा कोई नहीं आया, कोई बात नहीं, तो आप रिफ्लेक्सिव बनोगे, सही है। तो ये डेफिनेशन किस तरीके से काम कर रही है, ठीक, यहां देखिए 1 1 2 2 भी है, 3 3 भी है, ये इन तीन का तो आना है ही है, इनके अलावा कोई भी आओ हमें क्या फर्क है, सही है। भाई शादी है तो शादी में दूल्हा दुल्हन ही नहीं होंगे, तो बाराती का क्या करोगे, तो ये बाराती हैं दोनों, सही है। तो ये भी क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। 1 1 आ गया, 2 2 आ गया, 3 3 नहीं आया, तुम रिफ्लेक्सिव नहीं बनोगे। तो ये पैटर्न रहता है रिफ्लेक्सिव चेक करने का, ठीक। नाउ क्वेश्चन इज दैट हाउ मेनी रिफ्लेक्सिव रिलेशन ऑन सेट ए आर देयर इफ सेट ए हैव एन एलिमेंट। अगर सेट के पास एन एलिमेंट है तो कितने रिफ्लेक्सिव रिलेशन बनेंगे, सही है। तो का रिजल्ट करके लिखें या क्वेश्चन बना के रिजल्ट करके लिख देते हैं, सही है। रिजल्ट क्या है, इफ
A having n element and distinct element, then total number of reflexive relation on set A are fill in the blanks. यहां भरना है हमको कितने बनेंगे, ठीक। तो सिंपली इनकी काउंटिंग करनी है। काउंटिंग हम जो करेंगे वो अपनी जो मैट्रिक्स बनाई है उसी को देख के तुरंत लिख देंगे। देखो कहां गई मैट्रिक्स, ए रही, ये मैट्रिक्स है। मान लो ये n एलिमेंट है, n की वैल्यू कितनी रख रखी है हमने, 4 रख रखी है। अकॉर्डिंग टू दिस, अगर हम इसके ऊपर रिफ्लेक्सिव रिलेशन की बात करें इसी सेट के ऊपर, तो रिफ्लेक्सिव की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ये जो डायगोनल एंट्री है इनके पास कितनी चॉइस है। अगर आपकी शादी है तो आपसे कोई कहेगा कि आपको आना है नहीं आना है, कहेगा पागल हो, मेरी शादी है तो मुझसे पूछ रहे हो कि मैं आऊंगा नहीं आऊंगा, क्यों, है ना। तो ऐसे समझ लो, या आपके परिवार वालों से पूछ लो, उनसे कोई ये थोड़ी ना पूछेगा तुम शादी में जाओगे नहीं जाओगे। पूछा किससे जाएगा, दूर के रिश्तेदार से या किसी रिश्तेदार से कि भाई तुम जाओगे वहां, है ना। तो ये तो यानी कि डायगोनल एंट्री वाले तो कौन है, परिवार वाले लोग हैं, तो इनसे तो पूछना ही नहीं है, ये तो जाएंगे जाएंगे, तो इनके पास तो कोई चॉइस है ही नहीं, इनको तो जाना ही है। तो यानी कि अगर ए के पास एन एलिमेंट है, इसको कंटिन्यू करो, तो डायगोनल पर जो एन एलिमेंट होंगे, हाउ मेनी चॉइस दे हैव, तो एन डायगोनल एंट्री हैव ओनली वन चॉइस। रिमेनिंग कितनी रह गई, रिमेनिंग रह गई कितनी, एन स्क्वायर माइनस एन, है ना। तो उनके पास कितनी चॉइस है फिर, उनके पास तो दो चॉइस है। सो वी कैन से दैट एन diagonal entry have only one choice, ठीक। एंड रिमेनिंग कितनी रह गई, एन स्क्वायर माइनस एन। भाई टोटल तो एन स्क्वायर होंगी मैट्रिक्स के पास, क्योंकि एन, ए के पास एन एलिमेंट है, तो ए क्रॉस ए के पास कितने, एन स्क्वायर एलिमेंट, उनमें से एन डायगोनल एंट्री हटा दो, तो रिमेनिंग एन स्क्वायर माइनस एन डायगोनल एंट्री हैव टू चॉइसेस, यस और नो, देन दे आर इंडिपेंडेंट फ्रॉम ईच अदर। दोनों कैसी हैं, एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है। तो टोटल चॉइसेस आर कितनी, 1 की पावर एन इंटू 2 की पावर एन स्क्वायर माइनस एन। सो फाइनल आंसर इज 2 की पावर एन एन माइनस 1। इतने रिफ्लेक्सिव रिलेशन बनने वाले हैं सेट ए के ऊपर। तो ये तो हो गया अपना ट्रिक्स है। मैथमेटिकली कैसे करें, तो मैथमेटिकली के लिए आप क्या करेंगे, पहले एन में से एन एलिमेंट चूज करेंगे जो डायगोनल पर आएंगे, ठीक, सही है। एन में से एन एलिमेंट जो डायगोनल पर आएंगे, बाकी के रिमेनिंग कितने रह गए, एन स्क्वायर माइनस एन। तो अब उन एन स्क्वायर माइनस एन से पूछेंगे कि आप में से कितने एलिमेंट बनने जाएंगे, तो एन स्क्वायर माइनस एन सी जीरो प्लस एन स्क्वायर माइनस एन सी वन प्लस एन स्क्वायर माइनस एन सी टू प्लस अप टू डैश कहां तक, एन स्क्वायर माइनस एन सी कितना, एन स्क्वायर माइनस एन तक ही जाएगा। तो वहां से आप इसको बाइनोमियल से सम अप करेंगे, तब जाके फाइनली आंसर 2 की पावर एन एन माइनस 1 निकल कर आएगा, सही है। उस तरीके से भी आप इसको निकाल सकते हैं, ठीक है बात, गलत है। तो इतने हमारे पास रिफ्लेक्सिव रिलेशन बनने वाले हैं, ठीक। तो ये तो बात हो गई किसकी, अपनी रिफ्लेक्सिव रिलेशन की, ठीक। इसके बाद जो आता है अगला, वो है हमारा सिमेट्रिक रिलेशन, सही है। तो एक चीज और कह सकते हैं कि जितने भी आइडेंटिटी रिलेशन है, एक ही आइडेंटिटी रिलेशन है, वो अपने आप में क्या है, रिफ्लेक्सिव है, सही है। तो बात करते हैं किसकी, सिमेट्रिक रिलेशन की, है ना। अगला जो टाइप है हमारा वो है सिमेट्रिक
रिलेशन, ठीक। A relation R on set A is said to be symmetric. A relation R on set A is said to be symmetric if, तो इनकी जो डिमांड है वो आइडेंटिटी और रिफ्लेक्सिव से थोड़ी अलग है। इनकी क्या डिमांड है कि अगर ए बी आर के पास है देन बी ए भी आर के पास होना चाहिए। इनकी ये डिमांड है। अगर आप चले गए तो आपका उल्टा भी जाना चाहिए, अगर आप नहीं गए तो आपका उल्टा भी नहीं आए। कहने का मतलब ये है। तो यानी कि व्हाट कैन बी से अबाउट द डायगोनल एंट्रीज, तो डायगोनल एंट्री के ऊपर क्या रिस्ट्रिक्शन है इस बार? कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। कहने का मतलब है अगर ए वन ए थ्री चला गया तो इसका उल्टा जो ए थ्री ए वन है वो भी जाना चाहिए। समझ में आ रही बात क्या कहना चाह रहे हैं ये? तो अगर ए वन वन गया, ए वन गया तो उसका उल्टा जाना चाहिए। तो उसका उल्टा कौन है? ए वन ही है, तो वो तो पहले से ही प्रेजेंट है। तो यानी कि इस बार डायगोनल एंट्री पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। रेस्ट्रिक्शंस है किसके ऊपर? जो नॉन डायगोनल एंट्री है उनके ऊपर रेस्ट्रिक्शंस है इस बार, है ना? बात समझ में आ रही है ना? अगर ये तुम गए तो हम भी जाएंगे, ये है सिमेट्रिक। इन्होंने बोला कि हम जाएंगे साहब, तो इनके उल्टे कौन है? ये हैं, तो हम भी जाएंगे अब। ये गेम है सिमेट्रिक का। क्लियर है बात या नहीं है? ठीक। तो ये तो बात हो गई किसकी? अपनी डेफिनेशन की, कि ये डेफिनेशन किस तरीके से काम कर रही है, हाउ इट्स वर्किंग। सो विद एग्जांपल वी कैन डिस्कस। इफ ए के पास 3 एलिमेंट हैं देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर सिमेट्रिक रिलेशंस ऑन ए। तो ए के ऊपर कौन में से सिमेट्रिक रिलेशन बनेगा वही चेक करना है बस। पहला, आपने केवल वन वन ले लिया। दूसरा, आपने वन वन ले लिया, टू टू ले लिया। तीसरा, वन वन टू टू थ्री थ्री ले लिया। चौथा, वन 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 टू ले लिया। पांचवा, वन टू टू वन ले लिया। छठा, थ्री वन थ्री 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 टू ले लिया। सही है, आप जितने चाहो उतने एग्जाम्पल बना सकते हैं, उसमें तो कोई दिक्कत है नहीं। ठीक, तो इन्हीं 6 के ऊपर चेक कर लेते हैं कौन बनेगा कौन नहीं बनेगा, है ना? तो अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन अगर ए बी आया तो उसका उल्टा बी ए भी आना चाहिए, बस इतना चेक करना है। बाकी कुछ चेक नहीं करना कि डायगोनल आएगा नहीं आएगा, एंड नॉन डायगोनल आएगा या नहीं आएगा, कुछ नहीं, बस इतनी ही डेफिनेशन है। अगर ए बी आया तो बी ए आना चाहिए, बस। तो ये ए बी का काम कर रहा है, इसका उल्टा बी ए वो भी सेम है, तो ये वाला सिमेट्रिक है। ए बी और इसका उल्टा बी ए यही है, ए बी और उसका उल्टा बी ए यही है, तो ये भी सिमेट्रिक है। ठीक, ऐसे ही ये भी सिमेट्रिक है। ठीक, यहां क्या कहना है? इसका तो उल्टा यही है, लेकिन इसका उल्टा कहां है? इसका उल्टा टू वन है, टू वन इज नॉट प्रेजेंट हेयर, तो यू नेवर बी सिमेट्रिक, आप सिमेट्रिक नहीं बन सकते। वन टू और टू वन का उल्टा, वन टू का उल्टा टू वन, टू वन का उल्टा वन टू, दोनों प्रेजेंट है, तो ये वाला सिमेट्रिक बन जाएगा। ठीक, ऐसे ही इसमें थ्री वन और थ्री वन का उल्टा ही नहीं है, ऐसे थ्री टू का भी उल्टा नहीं है, तो ये वाला सिमेट्रिक नहीं बनेगा।
तो ये कहानी है किसकी? अपनी सिमेट्रिक रिलेशन की। ठीक, कि डेफिनेशन कैसे काम कर रही है। अब क्वेश्चन ये आता है कि हाउ मेनी रिलेशंस ऑन सेट ए आर देयर विच आर सिमेट्रिक, ऐसे कितने रिलेशन होंगे, है ना? तो उनकी काउंटिंग निकालते हैं हम। तो रिजल्ट लिखते हैं फिर से। इफ ए हैविंग एन एलिमेंट, ठीक, then we are interested in how many relations are symmetric, then number of symmetric relation on set A इक्वल्स टू कितने होंगे, ये हमें फाइंड आउट करना है ना? तो वापस आते हैं मैट्रिक्स पे। ये मैट्रिक्स है, ठीक। तो इसके अकॉर्डिंग जितने भी एलिमेंट डायगोनल पे हैं उनके पास चॉइस है इस बार, कि आप आइए मत आइए, हमारे ऊपर कोई फर्क नहीं है। बस हमारी शर्त इतनी है कि हम आएंगे तो हमारा उल्टा भी आएगा, ए भी आएगा तो उसका उल्टा बी ए भी आएगा। तो यानी कि डायगोनल एंट्री तो एकदम फ्री है। तो एन डायगोनल एंट्री हैव टू चॉइसेस एंड रिमेनिंग जो रह गई एन स्क्वायर माइनस एन, उनमें भी आधी के पास चॉइस है। तो अगर ये गए तो ये तो फ्री में आ जाएंगे, अगर ये गए तो ये फ्री में आ जाएंगे, और ये गए तो ये फ्री में आ जाएंगे, या इधर से ये आए तो ये आएंगे फिर, है ना? अगर इधर से ये आए तो ये फ्री में आ जाएंगे। तो यानी कि जो नॉन डायगोनल एंट्री है उनमें से भी आधी के पास दो चॉइसेस हैं, आधी अपने आप फिल हो जा रही है ना? तो व्हाट कैन बी से हियर? तो वी कैन से एन डायगोनल एंट्री हैज टू चॉइसेस और रिमेनिंग एन स्क्वायर माइनस एन बाई टू नॉन डायगोनल एंट्री हैज टू चॉइसेस। सही है बात, गलत है? सही है ना? तो ऐसा हम कह सकते हैं। तो हाउ मेनी टोटल चॉइस? टोटल चॉइसेस कितनी हो गई? टू की पावर एन इंटू टू की पावर एन स्क्वायर माइनस एन बाई, तो फाइनली इस विल बिकम एन एन प्लस वन बाई। इतनी हमारे पास सिमेट्रिक रिलेशन बनने वाली है। ये टोटल नंबर ऑफ काउंटिंग है। तो वो एक एलिमेंट के साथ भी हो सकती है, दो एलिमेंट के साथ भी हो सकती है, तीन के साथ भी हो सकती है। सही है ना? तो ये टोटल काउंटिंग है। तो हम जो निकाल रहे हैं वो टोटल नंबर ऑफ रिलेशन निकालना है, पर्टिकुलर नहीं निकालना है। तो पेपर में जो आ सकता है वो पर्टिकुलर भी आ सकता है। कहीं पता चले कि आप यही फॉर्मूला लगा के टैप आओ आंसर, तो वो गलत हो जाएगा। ठीक है ना? तो ये तो बात रही किसकी? सिमेट्रिक की। तो दूसरा तरीका क्या हो सकता है? वही जो जैसे हमने इसमें डिस्कस करा था रिफ्लेक्सिव में, उस तरीके से भी आप निकाल सकते हैं इजीली, है ना? तो क्वेश्चन ये है, एक क्वेश्चन कर लेते हैं इसका, तो और शायद अच्छे से समझ में आ रहा है ना? तो ये कह रहा है इफ ए हैविंग फोर एलिमेंट, वन टू थ्री फोर, then how many symmetric relations are there containing four elements only? How many symmetric relations are there containing four elements? Fill in the blanks. ठीक, ये पूछा गया है। तो अब आप फटाक से ना ये मत कर देना
कि 2 की पावर 4 इंटू 3/2, 5/2, सही है, n+1/2 से, है ना। तो काट के 2 और लिख दें 2 की पावर 10 एलिमेंट होंगे, तो ये गलत है, इतना नहीं आएंगे। 2 की पावर 10 बहुत बड़ी नंबर हो गई, 1000 से ऊपर निकल गई, है ना। ठीक, इतने रिलेशन नहीं होंगे जो 4 एलिमेंट कंटेन करते होंगे, सही है। तो हाउ टू फाइंड इट, है ना। तो सिंस ए क्रॉस ए के पास कितने एलिमेंट होंगे, उसके पास तो 16 ही एलिमेंट होंगे, तो इन 16 एलिमेंट्स के ऊपर गेम खेलेगा रिलेशन का। और वो 16 एलिमेंट कौन से होंगे, वो 16 एलिमेंट आपके यही होंगे जो मैंने बना रखे हैं। बस फर्क कितना है, इंडेक्स का फर्क है, नोटेशंस का फर्क है बस। तो वैसे भी 1 2 3 4 है, तो 1 1 तक बल बनता, 1 2 1 3 1 4, 2 1 2 2 2 3 2 4, वही है बने हुए इनडायरेक्टली। तो जब आप रिलेशन बनाने जाओगे तो मेन रोल जो है वो डायगोनल एंट्री या नॉन डायगोनल एंट्री का ही है। ठीक, सिंस वी आर इंटरेस्टेड इन डिफरेंट रिलेशंस, so we can say that if all 4 diagonal entry comes, अगर चारों की चारों डायगोनल एंट्री आ गई तो नॉन डायगोनल कितनी आएंगी, नॉन डायगोनल तो एक भी नहीं आएगी। अगर नॉन डायगोनल एंट्री आ गई तो वो एक के साथ एक फ्री में लेके आती है ना। अगर मान लो एक नॉन डायगोनल एंट्री आ गई तो कितनी पोजीशन भर देंगी, 2 पोजीशन भरेंगी, तो बाकी की रिमेनिंग 2 कहां से आएंगी, फिर वो डायगोनल पे से आएंगी, क्योंकि डिफरेंट लेनी है ना। अगर 2 नॉन डायगोनल एंट्री आ गई फिर क्या होगा, तो 4 पोजीशन अपने आप भर गई, तो डायगोनल से कितनी आएंगी, डायगोनल से एक भी नहीं आने वाली। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को किया जाना है, समझ में आ रही है बात। तो हाउ टू डू इट, एकदम सिंपलेस्ट वे यही है इसका, कि अगर आपके पास चारों डायगोनल एंट्री आ जाएं तो 0 कितनी रह जाए, +0 नॉन डायगोनल एंट्री रहे, तो नॉन डायगोनल से कोई भी ना आए। तो डायगोनल एंट्री कितनी है आपके पास, 4, तो 4 में से 4 एंट्री आएंगी और 6 में से रिमेनिंग कोई भी नहीं आएगी। बात सही है गलत है, बताओ। तो यानी कि कितने तरीके से आ सकती है ये, एक ही तरीके से आ सकती है, 4। तो एक रिलेशन तो यही है कि जिसमें केवल और केवल चारों डायगोनल एंट्री होंगी, सही है। अब अगला रिलेशन क्या होगा, जिसमें 2 डायगोनल एंट्री हो और फिर एक नॉन डायगोनल, तो एक के साथ ये एक फ्री लेकर आ रहा है, तो 4 में से कोई सी भी 2 ले लो और 6 में से कोई सी एक ले लो, सही है। ऑन सॉल्विंग वी गेट 36 रिलेशंस ऐसे आएंगे जो 2 डायगोनल और एक नॉन डायगोनल एंट्री रखता होगा। जब एक भी डायगोनल एंट्री ना आए तो फिर दोनों कैसी आए, नॉन डायगोनल एंट्री आए। तो कितनी आ गई, चारों में से कोई सी ना आए और 6 में से कोई से 2 आ जाए। 15 रिलेशन ऐसे आने वाले हैं सॉल्व होके जो केवल और केवल 2 नॉन डायगोनल एंट्री रखते होंगे, समझ में आ रही बात। तो हाउ मेनी टोटल दे आर, एडिंग देम, सबको ऐड कर लो, सही है। तो उनको ऐड करने पर आए 52। तो 52 रिलेशंस ऐसे होंगे जो एग्जैक्टली 4 एलिमेंट्स को कंटेन करते होंगे और सिमेट्रिक रिलेशन होंगे। टोटल कितने बनेंगे, टोटल बनेंगे 2 की पावर 10, उनमें से 52 ऐसे हैं जो 4 कंटेन करते होंगे। सो नाउ यू कैन डू हाउ मेनी रिलेशंस आर देयर हैविंग 5 एलिमेंट, 6 एलिमेंट, 7 एलिमेंट, क्योंकि मैक्सिमम कितने हो सकते हैं, 16 तक जा सकते हैं आप, 0 से लेकर 16 तक। तो पॉसिबिलिटी बनाते चले जाए आप और आंसर लेते जाइए। इस तरीके से इसका जो है वो गेम है सिमेट्रिक रिलेशन का। इज दिस क्लियर। ठीक, तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट रिलेशन पर। एंड
दैट इज एंटी सिमेट्रिक रिलेशन, है ना। एंटी सिमेट्रिक रिलेशन, एंटी सिमेट्रिक की बात करते हैं। एंटी सिमेट्रिक की डेफिनेशन सिमेट्रिक से बिल्कुल डिफरेंट है। सिमेट्रिक कहता है कि अगर ए बी आया तो बी ए आना चाहिए। ये कहते हैं आर रिलेशन आर ऑन सेट ए इज एंटी सिमेट्रिक इफ, क्या कंडीशन है इनकी, अगर ए बी बिलोंगिंग्स टू आर एंड बी ए बिलोंगिंग्स टू आर, पहले तो इन दोनों को आर के पास होना चाहिए, देन ए इज इक्वल टू बी होना चाहिए। अगर ये दोनों एक साथ चले गए तो ए और बी को इक्वल होना पड़ेगा। तो लोग एंटी सिमेट्रिक को एसिमेट्रिक पढ़ देते हैं, वो गलत है। तो एसिमेट्रिक अलग चीज होती है, सही है। एक बार पेपर में एसिमेट्रिक आ गया था तो बच्चे क्या कर एंटी सिमेट्रिक के लिखे आए, वो गलत करते रहो। समझ में आ रही बात ना, हम क्या कहना चाह रहे हैं। सो वी आर इंटरेस्टेड इन व्हाट, तो डेफिनेशन क्या है, क्लियर है। अगर ए बी और बी ए दोनों एक साथ आए तो ए और बी को इक्वल होना ही पड़ेगा, ये डेफिनेशन है। एग्जाम्पल से बात करें तो ऑन सेट ए इज इक्वल टू 1 2 3 which of the following is R anti-symmetric relation, सही है। एग्जाम्पल बनाते हैं, 1 1 2 2 3 3, ठीक। फोर्थ वन में आप बना लीजिए 1 1 1 2 2 1। अच्छा, फोर्थ तीसरा वाला बनेगा, फोर्थ ऑप्शन बना लीजिए 1 1 1 2 3 2, ठीक है। फिफ्थ वन 2 2 3 3 3 1 1 3 1 2, इतने से ही डिस्कस हो जाएगा, वैसे तो कोई दिक्कत नहीं है, ऐसी है ना, इतने से ही हम काम चला लेंगे अपना। सी व्हाट कैन बी से हियर, अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन, अगर ए बी और बी ये दोनों आ गए तब ऐसा होना चाहिए। अगर इनमें से एक भी नहीं आया तो एंटी सिमेट्रिक है। भाई जब दूसरा प्रतिद्वंदी आएगा ही नहीं तो युद्ध किससे करोगे, लड़ाई किससे करोगे, अपने आप ही जीत जाओगे ना ओवरऑल, सही है ना। तो अब 1 1 है, 1 1 का उल्टा 1 1, क्या दोनों बराबर हैं, तो 1 तो 1 के इक्वली होता है, तो ये वाला एंटी सिमेट्रिक बन गया। तो यानी कि कहने का मतलब जो यही है कि जो एलिमेंट डायगोनल पर हैं वो तो एंटी सिमेट्रिक है ही है, उनको तो चेक करना ही नहीं है, क्योंकि उनके टपल क्या होंगे, वही ए भी है वही बी है और दोनों आपस में बराबर हैं, तो ये भी एंटी सिमेट्रिक बन गया फ्री में। देखो ये तो डायगोनल एलिमेंट है, ये तो एंटी सिमेट्रिक की डेफिनेशन को मान लेगा, ठीक है। लेकिन ये देखो 1 2 और 2 1,
तो क्या 1 और 2 आपस में इक्वल होते हैं? क्या ऐसा पॉसिबल है? ऐसा कभी भी पॉसिबल नहीं है ना, ओवर आर तो बिल्कुल भी नहीं। ओवर Z2 की बात करें या ओवर Z1 की बात करें, वो एक अलग चीज है, अदरवाइज ऐसा तो कभी पॉसिबल नहीं है। तो ये चीज कभी भी एंटी सिमेट्रिक नहीं बन सकती। सही है ना बात? चौथे वाले पे आ जाइए। 1-1, इसके ऊपर तो कोई डाउट ही नहीं है कि भाई तुम तो फ्री में हो, तुम तो बस बाजार में सब्जी लेने जाओ तो तुम तो धनिये का काम करोगे हमारे लिए, मिर्च का काम। अरे ऊपर तो चेक ही नहीं करना है हमें, है ना? सही है। इनसे पूछेंगे 1-2, तो पहले तो यही कहेंगे कि हमारा उल्टा है या नहीं, इनका उल्टा है ही नहीं, तो कहेंगे हम तो करेंगे बात, हम तो जीत गए। तो यानी कि ये भी एंटी सिमेट्रिक को पास कर गया और ये भी कर गया। अब इससे पूछने गए 3-2, ये भी पूछेंगे हमारा उल्टा 2-3 है, नहीं है, तो हम भी पास कर गए। तो ओवरऑल एंटी सिमेट्रिक बन गए। ठीक, यहाँ आइए। तो ये तो डायगोनल है तो इनको तो चेक करना ही नहीं है। 3-1 और 1-3 एक दूसरे के उल्टे हैं, सही है। तो क्या 1 और 3 इक्वल हो सकते हैं? कभी भी पॉसिबल नहीं है। तो ये एंटी सिमेट्रिक नहीं बनेगा। ये गेम है किसका? एंटी सिमेट्रिक का। सो नाउ क्वेश्चन इज दैट हाउ मेनी एंटी सिमेट्रिक रिलेशंस आर देयर? एंटी सिमेट्रिक कितने रिलेशन होंगे किसी भी सेट ए पर? सही है, तो उनको डिस्कस करना हम चाहेंगे थोड़ा सा। तो वी आर सेइंग दैट इफ A have n elements, and then total number of anti-symmetric relations are fill in the blanks। सही है ना? ये हमसे पूछा गया है। ठीक है, तो कैसे देखा जाए? अगर हम वापस से अपनी मैट्रिक्स की तरफ जाएं तो हम क्या कह सकते हैं, बताइए। सो वी कैन से दैट अगर मैट्रिक्स की तरफ जाएं, कहाँ गई ये? तो भाई देखो, डायगोनल एंट्री के पास तो एकदम फ्रीडम है कि आपको आइए या मत आइए, आप हमारी डेफिनेशन को होल्ड करेंगे। तो एन डायगोनल एंट्री हैव टू चॉइसेस। ठीक, बाकी जो रिमेनिंग की एन स्क्वायर माइनस एन है, इनके पास क्या सीन है वो देखते हैं। तो एन डायगोनल एंट्री हैव टू चॉइसेस। आप आइए मत आइए, हम पे कोई फर्क नहीं है, क्योंकि आप हमारी डेफिनेशन को होल्ड कर जाएंगे। ठीक, सो नाउ व्हाट कैन बी से हियर? तो जो रिमेनिंग आपकी एन स्क्वायर माइनस एन एंट्री है, इनके पास तीन केस है। जैसे आप एक पर्टिकुलर केस में एक एलिमेंट उठा लो, A1 A2 और A2 A1। ठीक है, तो इस पर आप क्या ऑब्जर्व कर सकते हैं? रैंडम एलिमेंट आपने उठा लिया, तो ये एन स्क्वायर माइनस एन एलिमेंट में से एक एलिमेंट होगा जिसके ऊपर हम ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं, है ना? तो वी कैन से दैट अगर ये दोनों एक साथ आ गए, व्हाट हैपन? तब उस केस में क्या होना चाहिए?
A1 इज इक्वल टू A2 होना चाहिए, है ना, जो कि कभी भी पॉसिबल नहीं है ना। A1 और A2 कभी इक्वल ही नहीं होंगे उस केस में, ठीक। क्यों? क्योंकि ए के पास कोई कॉमन एलिमेंट थोड़ी ना होगा, क्योंकि A क्रॉस A ही है। तो क्या कह सकते हैं फिर, अगर A1 A2 आ जाए और A2 A1 ना आए, तब तो बहुत अच्छे से एंटी सिमेट्रिक है। पीछे भी देखा ही था बिल्कुल कि भाई यही तो A1 A2 का काम कर रहा है। इसका उल्टा नहीं आया तो तभी तो एंटी सिमेट्रिक बनाया था, सही है। अगर ये ना आए और ये आ जाए, तब भी तो एंटी सिमेट्रिक है। अगर एक नहीं आया तब भी तो एंटी सिमेट्रिक है, और अगर दोनों नहीं आए तब क्या होगा, तब भी एंटी सिमेट्रिक है। कैसे? ऐसे देखो, इनमें दोनों गायब हैं, तब भी प्रॉपर क्या है, एकदम एंटी सिमेट्रिक है। डेफिनेशन होल्ड होनी चाहिए, लेकिन बशर्ते ये है, कहीं आप कहने कहने लग जाओ कि देखो इसमें तो 2 3 नहीं आया तो ये तो एंटी सिमेट्रिक होना चाहिए। पागल हो? तो ये तो मना कर रहा है ना कि हम नहीं है, एक ने भी मना कर दिया तो खत्म, सही है ना। तो यानी कि ये जो 3 केस हैं ये हमारे फेवर में है ना, और ये जो केस है वो हमारे नॉन फेवर में है, लेकिन कितने एलिमेंट्स के ऊपर है ये देखना है। तो ये जो केस बना है n² - n का, वो आधी एंट्रीज के ऊपर है केवल, ठीक है ना। तो वास्तव में ये n² - n एंट्री में से हमने पहले तो रैंडम ये चूज की थी, लेकिन जो फाइनल आंसर का कंक्लूजन है वो इनकी आधी एंट्री के ऊपर ही है फिर, सही है ना। तो कितनी एंट्री के पास कितनी चॉइस है, तो n² - n/2, ये कौन सी एंट्री है, नॉन डायगोनल एंट्री है। कितनी चॉइसेस, 3 चॉइसेस। तो टोटल चॉइस कितनी हो गई, 2 की पावर n इंटू 3 की पावर n n-1/2। इतने रिलेशन होंगे हमारे जो कैसे होंगे, एंटी सिमेट्रिक बनेंगे। तो दिस इज द काउंटिंग ऑफ टोटल एंटी सिमेट्रिक रिलेशन, सही है ना। बाकी का हम जो है नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। आज के लिए इतना ही। अब नेक्स्ट लेक्चर में हमारे पास ट्रांजिटिव रह गया है, एसिमेट्रिक रह गया है, ठीक है, और इक्विवेलेंस रिलेशन की काउंटिंग रह गई है, और थोड़ा बहुत अगर देखना चाहेंगे तो इररिफ्लेक्सिव रिलेशन के बारे में देख सकते हैं थोड़ा बहुत, ठीक। तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, ज्यादा खास नहीं है वो लोग, वो चीजें। तो नेक्स्ट लेक्चर में हमारा टारगेट यही है कि हम रिलेशन को कंप्लीटली डिस्कस कर दें, और थोड़ा बहुत हम वहीं तक ही पहुंच पाएंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम रिलेशन खत्म कर देंगे, ठीक है। अगर आप लोगों को कोई डाउट है तो आप व्हाट्सएप पे मैसेज करके अपनी क्यूरीज कर सकते हैं, ठीक। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।